हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वप्निल कोसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। तो दोस्तों, शूटिंग से संबंधित हैं स्वप्निल कोसाले। तो उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। स्वप्निल कोसाले का संबंध महाराष्ट्र के पुणे से है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत अब तक 3 मेडल जीत चुका है। पहला मेडल जीता था मनु भाकर ने। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और दूसरा मेडल जीता है मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने। तो इन्होंने 10 मीटर पिस्टल मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो इस प्रकार से अब भारत के पास 3 मेडल आ गए हैं और ये तीनों मेडल ब्रॉन्ज मेडल हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो 2024 में ये जो पेरिस ओलंपिक आयोजित किए जा रहे हैं, यह 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 10,500 एथलीट भाग ले रहे हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए गेम्स जोड़े गए हैं। पहला है ब्रेकिंग, दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग और चौथा है स्केट बोर्डिंग। मोटो क्या है इसका? यूनाइटेड बाई इमोशन। और शुभंकर है ओलंपिक फ्रीज। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक के अंदर जो मेडल दिए जाएंगे उनमें एफिल टावर के लोहे का टुकड़ा भी लगाया जाएगा। 26 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये उद्घाटन हुआ था सीन नदी में, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह है ये किसी स्टेडियम में ना होकर के नदी में हुआ था। तो ये सीन नदी के किनारे या सीन नदी पर हुआ है। और दोस्तों, सीन नदी कहां पर बहती है, किस शहर में बहती है? तो पेरिस में बहती है। अच्छा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करवाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में करवाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक थे पियरे डी कोबर्टिन और डेमेट्रियोस विकिलस। और आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को और इसके एक्टिव मेंबर हैं 107 और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। अच्छा, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या होता है? सिटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। आपको याद रखना है कि ओलंपिक खेलों का जो झंडा होता है उसमें 5 रिंग होते हैं। तो ये नीले, डार्क पीले, काले, हरे और लाल रंग के छल्ले होते हैं। तो ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, यानी अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओसेनिया को। तो जो नीला रंग है वो यूरोप को, पीला रंग एशिया को, काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को और लाल रंग अमेरिका को दर्शाता है। दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में की गई थी। यानी कि जो प्राचीन ओलंपिक हैं वो पहली बार 776 ईसा पूर्व में आयोजित किए गए थे। और जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनका पहला आयोजन 1896 में एथेंस में हुआ था। और एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है और सेफ डी मिशन बनाया है गगन नारंग को। शरद कमल और पीवी सिंधु ध्वजवाहक बने हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक किसे बनाया गया है? अडानी समूह को। और जो भारत का 28 सदस्यीय ट्रैक और फील्ड दल है उसका नेतृत्व नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। और यस बैंक को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बनाया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक आ गई है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंशुमान गायकवाड़ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा क्रिकेटर। तो भारत के क्रिकेटर थे अंशुमान गायकवाड़। तो उनका अभी हाल ही में कैंसर के कारण निधन हो गया है। वह भारत के क्रिकेटर भी थे और पूर्व कोच भी थे और सिलेक्टर भी रहे हैं।
अंशुमान गायकवाड़ ने 1975 से 1987 तक भारत के लिए 40 टेस्ट मैच और 15 वनडे मैच खेले हैं। 2018 में उन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आदित्य भूषण ने अंशुमान गायकवाड़ को लेकर के एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है गट्स ए अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव। तो इस पुस्तक को आदित्य भूषण ने लिखा है और इस पुस्तक में अंशुमान गायकवाड़ की कहानी है। यहाँ पर बात आई थी सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। तो यह अवार्ड बीसीसीआई के द्वारा पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, यानी एक प्रकार से ये सम्मान दिया जाता है। तो 2023 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कमला पुजारी का निधन हुआ है, यह एक प्रसिद्ध कृषिविद थी। हमजा हाज का निधन हुआ है, यह इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। इस्माइल हनिया का निधन हुआ है, यह हमास का राजनीतिक प्रमुख था। राम बुक्सानी का निधन हुआ है, यह भारतीय व्यवसायी थे। अजीत निनन का निधन हुआ है, यह राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे। जयंत महापात्रा का निधन हुआ है, यह भारतीय अंग्रेजी कवि थे। एन शंकरैया का निधन हुआ है, यह स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता थे। एम एस गिल का निधन हुआ है, यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और एम एस स्वामीनाथन का निधन हुआ है, यह भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इसके अलावा प्रसिद्ध लेखिका गीता मेहता का निधन हुआ है। हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजूरकर का निधन हुआ है। प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हुआ है। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हुआ है। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ है। गजल गायक थे पंकज उधास, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी का भी निधन हुआ है। और जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज जी का भी निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 1 से 7 अगस्त के बीच में। तो हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच में 120 से अधिक देशों में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि माँ और बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग किस प्रकार से लाभदायक है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2024 की थीम है अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन, यानी ब्रिजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। और इस सप्ताह को मनाने की शुरुआत 1992 से हुई थी। अगस्त माह के प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस और 1 अगस्त को विश्व फिनटेक दिवस भी मनाया जाता है। 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाती है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाम मिन चिन किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर फाम मिन चिन 3 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं। अच्छा, ब्रिटेन की बात आई है तो अभी जुलाई 2024 में ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री थे डेविड लेमी, वो भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने पहली बार भारत की यात्रा की थी विदेश मंत्री के तौर पर। बांग्लादेश की बात आई है तो जून 2024 में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना 2 दिन की भारत यात्रा पर आई थी। ऑस्ट्रिया की बात आई है तो जुलाई 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑस्ट्रिया और रूस की 3 दिन की यात्रा पर गए थे। तो ऑस्ट्रिया के बारे में आपको याद रखना है कि 41 साल बाद किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था अभी हाल ही में। तो 30 जून को वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर फाम मिन चिन 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हुए हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी मुलाकात की है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के निमंत्रण पर ही वो भारत आए हुए हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वियतनाम की यात्रा की थी। तो यहाँ पर आप फाम मिन चिन को देख सकते हैं। वियतनाम की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित देश है। हनोई इसकी कैपिटल है
और प्राइम मिनिस्टर फाम मिन चिन है और करेंसी है वियतनामी डोंग। अच्छा, बिनबैक्स अभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया जाता है। अभी भारत का एक जहाज था जिसका नाम था INS किल्टन, तो ये वियतनाम पहुंचा था, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। वियतनाम की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं, ये है इंडिया और ये है यहां पर वियतनाम। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में रूस की नेवी डे परेड आयोजित की गई थी, इसमें भारत भी शामिल हुआ था। तो भारत का जो युद्धपोत है INS तबर, वो इसमें शामिल हुआ था। भारत अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्तियों के समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं। चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। श्रीलंका में वार्षिक कटारा गामा एसाला महोत्सव आयोजित किया गया है। रॉबर्टा मेट्सोला फिर से यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनाई गई हैं और पॉल कगामे रवांडा के अभी हाल ही में चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक के MD यानी प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा संजय शुक्ला। तो संजय शुक्ला नेशनल हाउसिंग बैंक के MD बनाए गए हैं। मनोज मित्तल की अगर हम बात करें तो यह सिडबी के CMD बने हैं और शेखर कपूर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने हैं और संतोष कुमार गंगवार झारखंड के अभी हाल ही में राज्यपाल बनाए गए हैं। तो संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। राष्ट्रीय आवास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है और इसका काम होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेशन करना और उनकी लाइसेंसिंग करना, यानी उन्हें लाइसेंस प्रदान करना। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आवास बैंक में 100% हिस्सेदारी किसकी है? भारत सरकार की। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो UPSC की नई चेयरपर्सन बनी है प्रीति सूदन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी है नीता अंबानी। फेडरल बैंक के MD और CEO बने हैं KB सुब्रमण्यम। PwC इंडिया के अध्यक्ष बने हैं संजीव कृष्णन। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं मनोलो मार्केज। अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर के पहले जज कौन बने हैं? जस्टिस N कोटेश्वर सिंह। और पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO अरुण बंसल बनाए गए हैं। सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड ने, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अभी हाल ही में सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की बात आई है तो इसने अभी हाल ही में संज्ञान ऐप, चुनाव आयोग के द्वारा सक्षम ऐप और यूपी पुलिस के द्वारा त्रिनेत्र 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। तो इसी दौरान सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ाने और सभी इंडियन कोस्ट गार्ड प्लेटफार्मों पर एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी और इसका काम है समुद्र में तस्करी को रोकना और भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करना। तो दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली तटरक्षक कौन है? ICG। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेस सेवा पोर्टल अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद के द्वारा। अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। कॉल बिफोर यू डिग ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रहरी ऐप BSF और गृह मंत्रालय के द्वारा। और जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा नई दिल्ली में एक नया संग्रहालय बनाया जा रहा है जिसका नाम है युग युगीन भारत संग्रहालय और इस म्यूजियम का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। यह म्यूजियम 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला होगा
और यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने वाला है। इस म्यूजियम को फ्रांस के साथ साझेदारी में डेवलप किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात आई है तो इसे 2019 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें संसद भवन का निर्माण किया गया है, जो नया संसद भवन बना है, और केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो 3.2 किलोमीटर लंबा मार्ग था उसका पुनर्विकास किया गया है। तो इस प्रकार से ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है संसद के आसपास के क्षेत्र में। और यह जो प्रोजेक्ट है ये 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के तहत इन सभी को 2026 तक तैयार किया जाएगा। अच्छा, जो नई संसद बनी है उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा, क्योंकि नई संसद को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही बनाया गया है। तो नई संसद की जो आधारशिला है वो 10 दिसंबर सन 2020 को रखी गई थी। उद्घाटन इसका 28 मई 2023 को हुआ था। लागत इसमें आई थी 971 करोड़ रुपए और यह 64,500 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है। और इसको किस कंपनी ने बनाया है? टाटा प्रोजेक्ट्स ने बनाया है। इसके आर्किटेक्ट कौन है? विमल पटेल। और इसमें कामकाज कब शुरू हुआ था? 19 सितंबर 2023 से। और पहला बिल कौन सा पारित हुआ था नई संसद में? वो हुआ था महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बन गया है? आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी 2024 में अब तक 3 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो पहला है परफ्यूज, दूसरा है क्रूत्रिम और तीसरा कौन बना है? रैपिडो। तो रैपिडो के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। यह एक राइडिंग हेलिंग सेवा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अब सवाल आता है कि यह यूनिकॉर्न क्या होता है। तो अगर किसी कंपनी की कुल कीमत $1 बिलियन या इससे अधिक हो जाती है तो वह कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है। और भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर हो जाएगा भारत, यानी भारत में तरंग शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा और यह एक वायुसेना अभ्यास है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास आयोजित किया जाता है। मंगोलिया की बात आई है तो भारत और मंगोलिया के बीच में अभी हाल ही में नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन हुआ है। और फ्रांस की बात आई है तो गरुण, वरुण और शक्ति अभ्यास फ्रांस के साथ आयोजित किए जाते हैं। तो भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करेगा और इसकी शुरुआत 6 अगस्त से होने वाली है। तो पहला चरण तमिलनाडु के सुलार में 6 से 14 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। फिर इसका दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा और इसमें 30 देश भाग ले सकते हैं। और आप याद रखिएगा कि ये जो 30 देश होंगे उसमें से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ इस अभ्यास में भाग लेंगे। भारत और अन्य देशों के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद और ओशियन डेक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति अभ्यास का आयोजन किया जाता है और इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट का आयोजन और इंडिया बांग्लादेश विलाट का आयोजन किया जाता है। भारत और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन अभ्यास, भारत इंडोनेशिया के बीच में गरुण शक्ति और इंडो कॉर्पेट का आयोजन किया जाता है। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन और जिमेक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, भारत और ओमान के बीच में अल नागाह और नसीम अल बहर का आयोजन किया जाता है और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत विश्व में दूसरा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बना है और पहले स्थान पर कौन है? चाइना, यानी चाइना में सबसे अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। दोस्तों, भारत के अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 2024-25 की जो पहली तिमाही है उसमें 1.2% की वृद्धि हुई है और ये जो प्रोडक्शन है एल्यूमिनियम का वो 10.43 लाख टन हो गया है भारत में। एल्यूमिनियम की बात करें तो यह एक रासायनिक तत्व है और इसका प्रतीक होता है Al और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 13। एल्यूमिनियम एक नरम और गैर चुंबकीय तत्व है।
एल्यूमिनियम पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एल्यूमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट बोला जाता है और बॉक्साइट में यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। किस राज्य में लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास के लिए विधेयक प्रस्तावित किया गया है? उत्तर प्रदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? टोक्यो। सेवा चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। सादो, सोने और चांदी की खदानें किस देश में है जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? जापान। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। किस टाइगर रिजर्व में बिजली प्रोडक्शन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरल में है। और मृदु पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? रवांडा। ईरान में इस्माइल हनीयेह की हत्या कर दी गई है, उसका संबंध किस संगठन से था? हमास से। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। तो आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ प्रमुख जल संधियां डिस्कस करेंगे, जैसे बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच में है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में है। टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। और युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच में है। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में है। और नॉर्थ चैनल जल संधि आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। और हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। तो ये कुछ प्रमुख जल संधियां हैं, इन्हें आप नोट कर लें। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी। तो 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1926 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो यहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा। इस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और जीके के अलग अलग टॉपिक की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको टेस्ट पास मिल जाएगा, जहां पर भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उसके लिए टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष के लिए। तो अगर आप टेस्ट पास प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप से इसको प्राप्त कर सकते हैं।